दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीन पियाजे की एक फेमस थ्योरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। ये वीडियो एक एक्सपेरिमेंट है कि मैं किस तरह से साइकोलॉजी समझा पाता हूं। चलिए मैं शुरू करता हूं। मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बताना कि मैंने कैसा समझाया। शुरू करते हैं, मिलता हूं तो आपसे बहुत सारे एग्जाम्स में जीन पियाजे और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में पूछा जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को इस वीडियो में मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पहले तो हम लोग इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चीजों को जानना, समझना और सीखना। चीजों को जानना, समझना और सीखना। यहां पर जीन पियाजे किसकी बात कर रहे हैं? बच्चों की बात कर रहे हैं। बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं और हमें इसको क्यों पढ़ना पड़ रहा है? देखो, क्या है कि आप लोग टीचर्स बनने वाले हो, तो बच्चों की साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। पहले आप डंडे से बच्चों को पढ़ा लेते थे, लेकिन आज की डेट में आप बच्चों पर डंडा नहीं चला सकते। बहुत सारे नियम कानून बन गए। अब आप अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते बच्चों पे। और आपको स्पेशली कहा जाता है किसी भी बच्चे को पढ़ाने वाले एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको जीन पियाजे को ज़रूर पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे और किस उम्र के बच्चों के लिए उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। तो दोस्तों, पैदा होने से लेकर 12 साल की उम्र और उससे ऊपर की उम्र तक बच्चा कैसे सीखता है, उसी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। इतना क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। इनका ऐसा मानना था कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे वो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बनाता जाता है, जानकर, सीखकर और समझकर। पैदा होने के तुरंत बाद बच्चे को सब कुछ नहीं आ जाता। वो अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, चीज़ों को जानता है, सीखता है, समझता है और फिर रिएक्ट करता है। इस चीज़ को जीन पियाजे बोलते हैं जैविक परिपक्वता, इंग्लिश में बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। जैसे आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें धर्मेंद्र अपने हाथ में बंदूक की गोली को पकड़ लेता है, अपने हाथ से बंदूक की गोली को रोक देता है। अगर हम बचपन में उस चीज़ को देखें, जैसे मैंने बचपन में वो चीज़ देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन आज आप खुद लॉजिकली सोचो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान अपने हाथ से गोली को रोक सकता है? आज आपको ये सीन थोड़ा अटपटा लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत अटपटा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुकी है। तो क्या है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कैसे होती है और जीन पियाजे ऐसा क्या बोलते हैं इसके बारे में, ये हम लोग सिस्टमेटिकली समझते हैं। ये क्या बोलते हैं कि एक बच्चे की पैदा होने के बाद से 12 साल की एज तक और उसके ऊपर की एज तक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो 4 स्टेजेस में होती है। और इन 4 स्टेजेस के अंदर बच्चा सिर्फ नॉलेज को अक्वायर नहीं करता। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने उसे कुछ बता दिया, उसने नॉलेज को याद कर दिया, फिर उसके बाद में उस पर रिएक्ट किया, ऐसा नहीं होता। आप कुछ बताओगे, वो नॉलेज को याद कर लेगा, फिर रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो चीज़ों को अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से समझता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ को हमें कहाँ जोड़ना है और कहाँ नहीं जोड़ना है। ये सब चीज़ें वो टाइम द टाइम अपनी इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के दौरान समझता जाता है। तो पहले हम लोग उन 4 स्टेजेस के नाम जान लेते हैं जो पियाजे ने बताई है। सबसे पहली स्टेज आती है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। ये पैदा होने से लेकर 2 साल की उम्र तक रहती है। इस स्टेज में बच्चा पूरी दुनिया को अपनी इंद्रियों यानी सेंसेस और क्रियाओं यानी एक्टिविटीज, सेंसेस और एक्टिविटीज के माध्यम से पूरी दुनिया को देखता है और समझता है। जैसे देखना, सुनना, किसी चीज़ को छूना। तो कुल मिलाकर हमारी जो 5 सेंसेस होती है उनके जरिए पूरी दुनिया को समझता है बच्चा। कितने साल की उम्र में? 0 से लेकर 2 साल की उम्र तक, पैदा होने से लेकर 2 साल की उम्र तक। दूसरी स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये स्टेज कब से कब तक रहती है? 2 से लेकर 7 साल तक। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा पिक्चर्स और वर्ड्स की मदद से लैंग्वेज को सीखता है। जैसे आप देखना, 2 से 7 साल के एज के बच्चों को स्कूलों में पिक्चर्स दिखाकर ए से अनार और ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है। इसी स्टेज में बच्चा प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है और इसी एज में ईगो सेंट्रिज्म भी डेवलप होता है। ये सब मैं आगे आपको समझाऊंगा।
बच्चा ईगो सेंट्रिज्म में क्या समझता है, खुद को दुनिया का सेंटर समझने लगता है और समझता है कि मेरे अराउंड पूरी दुनिया घूम रही है। जे अगर वनीला आइसक्रीम पसंद है या चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है तो पूरी दुनिया को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, पूरी दुनिया को यही आइसक्रीम पसंद आनी चाहिए। और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है 2 से 7 साल की एज के अंदर। ये सब मैं आपको डिटेल से आगे समझाऊंगा। अब तीसरी स्टेज आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये रहती है 7 से लेकर 11 साल तक की एज तक। इस एज में बच्चा अपनी परिचालन सोच को डेवलप करता है। मतलब इस एज में बच्चा लॉजिकली चीज़ों को सीखने लगता है, मतलब लॉजिकली चीज़ों को समझने लगता है। इसके बाद लास्ट स्टेज जो बताई है पियाजे ने, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 साल और उसके ऊपर के सालों में चलती है। इसमें बच्चा अपनी ही कल्पना और वैचारिक समस्याओं से चिंतित रहता है। तो आपको सारी स्टेजेस एक ऑर्डर यानी एक क्रम में याद करनी होगी। ये याद कैसे होगी? रटने से नहीं होगी, समझने से होगी। तो हम लोग इन चारों स्टेजेस को डिटेल से समझते हैं, ठीक से समझते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि जीन पियाजे ने क्यों हमें ये सिद्धांत दिया, वो क्या बोलते हैं, उनके इस सिद्धांत का मतलब क्या है और हमें जानना ज़रूरी क्यों है। देखो, आपको पता ही होगा कि हमारे ज़माने में, यानी हमारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, 26 साल की एज है मेरी, उससे पहले के ज़माने में, मेरे से भी पहले वाले ज़माने में, मम्मी पापा के ज़माने में या दादा दादी के ज़माने में, टीचर्स बच्चों को समझाने के लिए किस एक चीज़ का यूज़ करते थे? बताओ। वो चीज़ थी डंडा, डंडे की भाषा। लेकिन आज डंडे से चीज़ें नहीं सिखाई जाती। चीज़ें बदल गई है क्योंकि हम भी बदल गए कि अब हम समझदार हो गए हैं, समझने लगे हैं कि हर चीज़ डंडे से नहीं सिखाई जा सकती। और इन चीज़ों को बदलने में कहीं ना कहीं रोल हमारे प्याजे भैया का भी है। कैसे? समझाता हूँ। जैसे पहले टीचर को लगता था कि बच्चा कोई ऐसी चीज़ है जो एक ऑब्जेक्ट है जिसका दिमाग मेरी तरह है, मैं एक बड़ा एडल्ट हूँ, उसका छोटा दिमाग है, छोटा एडल्ट है वो। तो उसके दिमाग में हमें नॉलेज भरनी है। उसे कुछ नहीं आता, हमें बस उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तो इस पर हमारे प्याजी जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता। बच्चा सीखने की इस प्रोसेस में खुद एक एक्टिव रोल प्ले करता है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके दिमाग में आपको चीज़ें भर रही है, वो खुद इस प्रोसेस में एक्टिव रोल प्ले करता है। अगर आप सही तरीके से उसे सिखाओगे तो वो सीखेगा। और एक बच्चे को यहाँ पर पियाजे क्या बोलते हैं? लिटिल साइंटिस्ट, एक छोटा वैज्ञानिक, एक ऐसा साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे वो भी एक्सपेरिमेंट कर करके सीखता है चीज़ों को। ऑब्जर्वेशंस करता है, आसपास के लोगों से बातें करता है, अपनी पुरानी नॉलेज में कई नई नॉलेज को ऐड करता है और ऐसे वो चीज़ों को समझता है। हर जगह आप डंडे के जोर से उसे चीज़ें समझा नहीं सकते जब तक वो खुद सीखना ना चाहे। और ये पियाजे ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स खुद अपने बच्चों पर, भतीजे भतीजियों पर करके देखे थे। उसके बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि अभी तक हम बच्चों को किस तरह से समझाने की कोशिश करते आए हैं, बड़े ऐसा समझते हैं कि बच्चा हमारा ही छोटा वर्जन है। अडल्ट लोग क्या समझते हैं कि ये बच्चा जो है हमारा ही छोटा वर्जन है, स्मॉलर वर्जन ऑफ अडल्ट। इसका दिमाग भी बड़ों की तरह ही रिएक्ट करता है। लेकिन पियाजे वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं होता। बच्चे बड़ों से एकदम अलग अलग तरीके से सोचना शुरू करते हैं। एक बच्चे की इंटेलिजेंस जो होती है वो अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरती है। अगर आप सोचो कि कोई उम्र में बड़ा बच्चा है, वो छोटे बच्चे से फास्ट सोचेगा, और छोटा बच्चा है वो जब बड़ा हो जाएगा उस स्टेज में आ जाएगा जिस स्टेज में आज बड़ा बच्चा है, वो भी उसी बच्चे की तरह फास्ट सोचने लगेगा। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक छोटे बच्चे और बड़े बच्चे के सोचने में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिफरेंसेस होते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो उसी स्पीड में सोचेगा जिस तरह से आज बड़ा बच्चा सोच रहा है। ये मानना बिल्कुल गलत है कि छोटे बच्चे बड़े बच्चों से कम इंटेलिजेंट होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अलग तरीके से सोचते हैं, वो अपनी सीखने वाली प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। हो सकता है कि हमारी उम्र में आने के बाद वही बच्चा हमसे अच्छा सोचने लगे या हमसे खराब सोचने लगे। तो हर बच्चे की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट में डिफरेंसेस होते हैं। पियाजे की इस डेवलपमेंट को एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो अपनी एज के एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी पसंद किया था। वो बोलते थे कि कोई इंटेलिजेंट आदमी ही इस बारे में ऐसा सोच सकता है।
तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझा दूं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात आपको नोट कर लेनी चाहिए कि पियाजे जो थे वो बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को क्वांटिटेटिव प्रोसेस नहीं मानते थे। मान लो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो अपने दिमाग में नॉलेज भरता जाएगा और दुनिया को समझता जाएगा। ये हो गई क्वांटिटेटिव प्रोसेस कि उसके दिमाग में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भरता जाएगा वो दुनिया को समझता जाएगा। बल्कि पियाजे बोलते थे कि थिंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो बढ़ती उम्र के साथ में बच्चा करने लगता है, वो सोचने लगता है। जैसे 2 साल की एज तक तो बच्चा अपने दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगा रहेगा, लेकिन जब वो 7 साल की एज में आएगा तो 7 साल की एज में आते आते उसके दिमाग का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना नहीं रहेगा, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को वो लॉजिकली सोचना भी शुरू कर देगा। मतलब 2 साल की एज तक तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगा हुआ है, लेकिन 7 साल तक आता आता उसमें उसकी ये जो सोचने की प्रक्रिया है उसके अंदर एक फंडामेंटल चेंज आएगा। वो लॉजिकली चीज़ों को सोचना शुरू कर देगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो उन्होंने बताए हैं, उन सब के नाम भी आपको नोट करते हुए चलने चाहिए। मतलब वो कॉन्सेप्ट्स जो बच्चों को सोचना सिखाते हैं। जैसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्कीमा। इसको नोट कर लो दोस्तों, क्या भला है ये स्कीमा। मैं आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके दिमाग में अभी अभी पियाजे को पढ़ते वक्त पियाजे का फोटो आ रहा है क्या? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, पियाजे को पढ़ते वक्त आपके दिमाग में पियाजे का फोटो आ रहा है क्या? अगर कभी आपने पियाजे को पढ़ते वक्त उसका फोटो देखा होगा तो जरूर आपके दिमाग में ये फोटो जरूर आएगा, बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपके दिमाग में पियाजे की बीवी का फोटो बन रहा है क्या, तो आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, पियाजे की बीवी का फोटो कैसे बनेगा? हमने तो उस लेडी को देखा ही नहीं है, हमारा तो मतलब ही नहीं है उससे। लेकिन अभी अगर मैंने आपको ये फोटो दिखाया तो आप कहोगे हाँ अब बनेगा। तो ऐसा ही एग्जैक्टली सेम टू सेम बच्चों के साथ में होता है। जैसे उसने कोई चीज देख ली, कोई बच्चा है उसने कोई चीज देख ली, उसके दिमाग में एक उस चीज की एक इमेज बन गई। जो चीज जिंदगी में तुम पहली बार देखोगे उस चीज की एक इमेज दिमाग में बन जाएगी। जैसे एक 4 पैरों वाला जानवर देखा उसने जो भौं भौं करता है, वो समझ जाएगा कि ये कुत्ता है जिसका रंग काला है, हाइट छोटी है और ये भौं भौं करता है। तो इसके दिमाग में एक स्कीमा बन गया, एक पिक्चर बन गई। इसी को बोलते हैं स्कीमा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आपको ये पहला कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया होगा क्योंकि इसी से ही सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। तो दुनिया के सारे कुत्ते ऐसे ही होते होंगे, ऐसा वो बच्चा समझने लगेगा। हाइट छोटी होती होगी, 4 पैर होते होंगे, रंग काला होता होगा और भौं भौं करता होगा। आप सपोज करो कि एक दिन उस बच्चे के पापा उसे घुमाने लेके गए। फिर उसने रास्ते में कुछ अलग अलग टाइप के कुत्तों का एक झुंड देखा जिनका अलग अलग कलर था और हाइट भी अलग अलग थी। तो क्या अब भी वो वैसे ही सोचेगा जैसे वो पहले सोच रहा था? तो इसका जवाब है नहीं। अब उसके बच्चे के दिमाग में एक नई इंफॉर्मेशन जाती है कि कुत्तों में वैरायटी होती है। कुत्ते अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई जर्मन शेफर्ड होता है, कोई लेब्रा होता है, कोई देसी ब्रीड का भी होता है। सबकी हाइट अलग अलग होती है, सबके कलर अलग अलग होते हैं। तो एक नई चीज उसने देखी कि इनमें भी वैरायटी होती है, तो इसका स्कीमा जाकर उसके दिमाग में बैठ गया। तो जब जब बच्चा जो देखेगा उसका नाम जान लेगा चीज का, तो वो चीज बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा की तरह जाकर ऐड हो जाएगी। जैसे आपने अगर छोटे बच्चों को देखा होगा स्कूलों के अंदर ए फॉर एप्पल बनाकर उसकी एप्पल की फोटो भी दिखाई जाती है, अ से अनार बनाकर फोटो भी दिखाई जाती है, ताकि वो चीज उनके दिमाग में एक स्कीमा बनकर ऐड हो जाए। तो आप जिंदगी में जो भी चीज देखते जाओगे उसका एक स्कीमा बनता जाएगा और आपके दिमाग में ऐड होता जाएगा। अब उस नए स्कीमा को लेना कैसे है ये आपके बच्चे पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे तो एज इट इज उठाकर स्कीमा को ऐड कर लेते हैं और कुछ बच्चे उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं अपने प्रीवियस स्कीमा के हिसाब से, अपनी प्रीवियस एग्जिस्टिंग मेमोरी के हिसाब से कि हमें इसमें मॉडिफिकेशन करना है या नहीं। और यहीं से हमारे 2 और कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है एसिमिलेशन और दूसरा कॉन्सेप्ट है अकोमोडेशन। कुछ बच्चों को हिंदी में अच्छे से समझ में आएगा तो इनके नाम मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ। एसिमिलेशन को हिंदी में बोलते हैं आत्मसात्करण और अकोमोडेशन को हिंदी में बोलते हैं समायोजन।
एसिमिलेशन को पहले हम लोग समझते हैं, बाद में अकोमोडेशन को भी समझेंगे। पहले आपको एसिमिलेशन को समझना होगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है ऑलरेडी मौजूद स्कीमा में एक नया स्कीमा जुड़ना। जैसे एक कुत्ता है जिसके छोटे छोटे पैर हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक कुत्ता है जिसके छोटे छोटे पैर हैं और कुछ दिनों बाद एक नया कुत्ता देखा आपके बच्चे ने जिसकी हाइट थोड़ी बड़ी है, तो उसने देखा कि अच्छा ये भी डॉग है, तो चलो इस स्कीमा के अंदर एक और स्कीमा ऐड कर लेते हैं, एक नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं कि कुत्ते ऐसे भी होते हैं। तो इसे बोलते हैं हम एसिमिलेशन। एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर एक और नॉलेज को ऐड कर लेना बिना मॉडिफिकेशन किए, बिना कोई ज्यादा मॉडिफिकेशन किए बिना नहीं, बिना कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन किए एक एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर एक और नॉलेज को ऐड कर लेना, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन स्टार्टिंग की स्टेज में चलती है क्योंकि बच्चा अभी नया नया प्रोडक्ट है, दुनिया में ताजा ताजा आया है, तो नॉलेज गैदर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि ये प्रोसेस बचपन में शुरू होकर और बचपन में ही खत्म हो जाती है। बचपन के साथ में ये प्रोसेस खत्म नहीं होती। जैसे अगर आज भी आपको कोई एलियन दिखा दे तो आप बोलोगे अच्छा एलियन ऐसा होता है, मतलब जादू वाली फिल्म में हमको गलत दिखाया गया था। तो जैसे ही हमें कोई नई चीज दिखेगी उसमें हम अपने पुराने स्कीमा के हिसाब से एडजस्टमेंट करके एक नए स्कीमा को ऐड कर लेंगे, इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको एसिमिलेशन समझ में आ गया होगा। अब अकोमोडेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है दोस्तों बच्चों के लिए। मैं तो आपको इजीली समझा दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस है भाई। कोई नई इंफॉर्मेशन आकर पुरानी इंफॉर्मेशन को चेंज कर दे, ये होता है अकोमोडेशन। ये बहुत ही बारीक, बहुत ही थिन सी लाइन है, बहुत ही थिन सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, लेकिन समझा दूंगा, इसकी पक्की गारंटी है। देखो इसके अंदर नए स्कीमा डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चा हर ऐसी चीज को, हर ऐसे स्ट्रक्चर को कुत्ता 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 बोल रहा है, ठीक है, जिसके 4 पैर हैं, भौं भौं करता है। लेकिन अचानक एक दिन उसने भेड़िया देख लिया जिसके दांत थोड़े ज्यादा लंबे हैं और थोड़ा ज्यादा खतरनाक भी लगता है। अब उसको भी बच्चा कुत्ता बोलेगा और कोई आकर उसे समझाए नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये भेड़िया है। तो अब क्या होगा दोस्तों, एक नए टाइप का स्कीमा डेवलप होगा। उसकी पुरानी नॉलेज बिल्कुल बदल जाएगी। मतलब उसे लगेगा कि यार हर ऐसे स्ट्रक्चर वाला जानवर कुत्ता नहीं होता, इससे तो भेड़िया बोल रहे हैं पापा। एक मॉडिफिकेशन हो जाएगा कि भेड़िया कुत्ते से अलग होता है। एसिमिलेशन एक बहुत ही इजी मेथड है, इसमें हमें कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता। हम इसमें सारी नॉलेज को अपनी पुरानी नॉलेज के हिसाब से ऐड करते रहते हैं, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। जैसे कि आपने अपनी मम्मी को देखा कि मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, हमको बहुत प्यार करती है, मुझे और पापा को। लेकिन एक दिन देखा कि मम्मी पापा को डांट रही थी, मार भी रही थी, तो मम्मी का दूसरा साइड हमको देखने को मिला। तो एक नया स्कीमा आपने अपनी नॉलेज में ऐड कर लिया कि मम्मी प्यार करती है तो डांटती भी है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर एक नई इंफॉर्मेशन आकर ऐड हो गई, तो कोई मुश्किल काम नहीं हुआ, थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया। तो बच्चे के लिए मम्मी के बिहेवियर को समझने के लिए दोबारा रीएडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट एक नई इंफॉर्मेशन ऐड कर लो कि मम्मी अच्छी है तो गुस्सा भी करती है। तो ये हो गया एसिमिलेशन। लेकिन अकोमोडेशन के अंदर आपको नई चीज को जानने के लिए अपनी सारी प्रीवियस नॉलेज को चेंज करना पड़ेगा कि कुत्ते जैसे स्ट्रक्चर वाला जानवर हमेशा कुत्ता नहीं होता, भेड़िया भी होता है। तो अभी तक तो तुम कुत्ते जैसे स्ट्रक्चर्स को देखकर कुत्ता कुत्ता बोलते आए हो, तो उसमें कुछ भेड़िए भी होते हैं, कुछ चीजें गलत है तो तुम्हें उसको सेट करना पड़ेगा। तो अकोमोडेशन का मतलब ही होता है चेंजिंग योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब दोस्तों लास्ट जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा वो है इक्विलिब्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इसमें बच्चा असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में एक बैलेंस बनाता है। ये कॉन्सेप्ट बच्चे को हेल्प करता है कि बच्चा बैलेंस बना सके, वो खुद को बैलेंस बनाने में लगता है। ये बच्चे को हेल्प करता है कि एक स्टेज ऑफ थॉट से दूसरे स्टेज ऑफ थॉट तक कैसे बढ़ना है। अब दोस्तों ये तो हो गए 4 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं 4 स्टेजेस की। बच्चा पैदा होने से लेकर 12 साल तक की एज तक कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, ये हम लोग समझते हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने में ये सारे कॉन्सेप्ट हमारी मदद करेंगे।
तो फर्स्ट स्टेज में, यानी मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेज का नाम बताया था सेंसरी मोटर स्टेज। पैदा होने से लेकर 2 साल तक की एज, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेदीगामक अवस्था। प्याजे बोलते हैं कि इस स्टेज के अंदर बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है, यानी अपनी माँ की ब्रेस्ट को सक करेगा, मिट्टी उठाकर मुंह में डाल लेगा, मिट्टी में पड़ी हुई टॉफी को उठाकर मुंह में डाल लेगा, या फिर अंगूठा मुंह में डाल लेगा। उसको मजा आता है ये सब चीजें करने में। तो ये स्टेज के अंदर बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है, फर्स्ट स्टेज के अंदर 0 से लेकर 2 साल तक की एज। यानी अगर इस एज में आप बच्चे को बोलोगे कि गर्म भगोने को हाथ मत लगाना, जल जाएगा, तो वो नहीं समझेगा। जब वो खुद हाथ लगाएगा, हाथ जलेगा, तब वो समझेगा कि इसको हाथ नहीं लगाना है, जल जाएगा। जैसे नींबू को टेस्ट करा दो एक बार, उसको खट्टा लगेगा, फिर आप उसको नींबू चटवाने की कोशिश करो, वो चाटेगा तो नहीं बल्कि रोने लगेगा। टच करके अपनी सेंस से अनुभव करना कि भगोने को हाथ नहीं लगाना, जल जाएगा। और नींबू को चाट करके अपनी जीभ से जुबान का टेस्ट लेना कि नहीं खट्टा है, इसको टेस्ट नहीं करना। तो सारी चीजें इस एज के अंदर, 0 से 2 साल की एज के अंदर बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है। अब इसी एज में बच्चा सीखता है ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लो, नोट कर लो। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? मतलब जैसे बच्चे के सामने उसकी मम्मी है, सबसे प्यारी चीज है उसके सामने, उसकी मम्मी। थोड़ी देर के लिए उसकी मम्मी गायब हो गई मान लो, तो उसे क्या लगेगा? मम्मी तो गई, मम्मी तो अब आएगी नहीं, मम्मी गायब हो गई। लेकिन जैसे ही उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होगा, प्याजे क्या बोलते हैं कि 18 महीने से लेकर 18th मंथ से लेकर 24th मंथ तक, 18 से 24 महीने के बीच में ये ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है। मतलब इस एज के अंदर आते ही बच्चे के दिमाग में जैसे ही ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाएगा, तो उसे समझ में आ जाएगा कि मम्मी अगर मेरी आंखों के सामने नहीं है तो मम्मी कहीं गई नहीं है, मतलब गायब नहीं हुई है, वो कहीं छुपी हुई है। हो सकता है कंबल के नीचे हो या फिर पर्दे के पीछे हो। वो ढूंढेगा क्योंकि उसे लगता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंट है, ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं तो है, छुपा हुआ है, अभी मेरी आंखों के सामने नहीं है। जब बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उनकी आंखों के सामने जब कोई चीज़ नहीं रहती है तो वो उदास हो जाते हैं या रोने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं ये चीज़ समझने के लिए कि अगर कोई चीज़ उन्हें नहीं दिख रही है तो वो गायब नहीं हुई है, वो है इसी दुनिया में है। प्याजे ने खुद अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ देखी थी। कैसे? एक खिलौना दिखाया बच्चों को और फिर थोड़ी देर बाद में उस खिलौने को कंबल के नीचे छुपा दिया। बहुत सारे बच्चे थे, तो कुछ बच्चे तो उनमें से उदास हो गए और कुछ बच्चे उस खिलौने को ढूंढने लगे। जो बच्चे रो रहे थे उनमें वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई थी ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली, ठीक है ना। लेकिन 8 से 9 महीनों के ऊपर के जो बच्चे थे, प्याजे ने नोट किया कि 8 से 9 महीनों के ऊपर के जो बच्चे थे उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होने लगी थी, तो वो उन खिलौनों को ढूंढने लगे। बाकी बच्चे रो रहे थे और वो बच्चे ढूंढने लगे। लेकिन दोस्तों यहां पर प्याजे एक और बात कहते हैं, आपको नोट करनी चाहिए। ऑब्जेक्ट परमानेंसी के साथ में एक और चीज आती है, सेपरेशन एंजाइटी। ये चीज डेवलप होती है जिसमें बच्चे रोने लगते हैं कि मम्मी कहाँ है, क्योंकि ये एंजाइटी 3 साल की एज तक बनी रहती है। 3 साल की एज के बाद में ये खत्म हो जाती है। ये एक चीज आपको नोट करते हुए चलनी चाहिए। अब इस एज के अंदर 0 से 2 साल की एज तक के अंदर एक चीज और होती है, बच्चे के अंदर ड्रामेटिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, जो बाकी किसी भी एज में देखने को नहीं मिलती है। इस छोटे से टाइम के अंदर 0 से 2 साल के इस छोटे से टाइम के अंदर बच्चे का गोल डायरेक्टेड बिहेवियर डेवलप होता है। मतलब इस एज के अंदर बच्चे को जो चीज चाहिए होती है उसकी तरफ वो भागता है। जैसे दूध की बोतल है, उसका सारा ध्यान दूध की बोतल की तरफ होगा, वो दूध की बोतल उसका एक गोल होगा जिसकी तरफ वो भागेगा। मम्मी है, मम्मी की तरफ अगर गोल होगा तो मम्मी की तरफ भागेगा। दोस्तों ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेज। वैसे तो इसके अंदर 3 स्टेजेस और हैं जो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। आज की इस वीडियो बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी समझ में आई होगी। अभी इसका एक और पार्ट बनेगा इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो कमेंट में जाकर बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।